नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए मैं आपको लेकर आया हूं बीकानेर के शोभासर गांव के पास वैदिक प्लास्टर फैक्ट्री में। यहां फैक्ट्री में ईंट बनती है, परंतु ईंट बनाने का भट्टा नहीं है। यहां सीमेंट बनता है, वैदिक प्लास्टर बनता है, परंतु किसी तरह की कोई सीमेंट फैक्ट्री नहीं है, फिर भी बनता है। कैसे? इसका आधार है गाय, गोवंश। उनके गोबर को लेकर, मिट्टी को लेकर और कुछ और तत्वों को लेकर कैसे ये प्रयास होता है, कैसे ये इनोवेशन किया गया है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज की स्मार्ट खेती में। नमस्कार। ये 25 बाय 50 का हॉल है। इस हॉल की खास बात यह है कि इसमें लगी ईंटों को बनाने में किसी भट्टे की भूमिका नहीं है। ना तो इन्हें पकाने में कहीं से कोयला लाया गया, ना इन्हें बनाने के लिए जमीन की खुदाई की गई, और ना ही इन ईंटों को ढोने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ही किया गया। या यूं कहिए कि मकान बनाने में तैयार की गई इन ईंटों से शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी जीरो कार्बन एमिशन हुआ। आइए डॉक्टर शिवदर्शन मलिक से सुनते हैं ईंटों के बनाने का तरीका। गोक्रीट यानी गोबर से बनने वाली ईंट बनाने का मैकेनिज्म क्या है, तरीका क्या है, उसकी मजबूताई कितनी होती है, क्या सभी ईंटों के लिए एक ही फार्मूला लागू होता है, इन सब चीज़ों को जानने की एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे डॉक्टर शिवदर्शन सिंह मलिक से। डॉक्टर साहब, ये दो हम देख रहे हैं, गोबर के टोकरे हैं और तसले हैं और एक मिट्टी का है। इसको थोड़ा सा आप हमें हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश करें। ये जो दोनों हैं 20-20 किलो इनके अंदर गोबर है, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे ना, जैसे ये जो है इसको आप वो करोगे, इसको आप अलग करोगे तो इसके अंदर आपको झिल्ली नज़र आएगी। ये देखो, हाँ, ये जो झिल्ली दिख रही है ये इसके अंदर प्रोटीन होती है। ये देखो, अगर आप देख रहे हो तो प्लास्टिक जैसा दिख रहा है आपको। हाँ, ये गम है, गम ये है एक तरह। हाँ, यही इसकी जान है। ये प्रोटीन है, ये बेस्ट बाइंडर हैं, ये देखो। और ये जो है देसी गोवंश के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। ये जैसे प्लास्टिक वाला दिख रहा है सारा का सारा, तो ये तो है गोबर। गोबर के अंदर जो है एंजाइम्स होते हैं, और जो हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, और उसके साथ साथ फाइबर भी होते हैं। तो ये हमारा जो है कभी से हम जो है गांव के अंदर बचपन में हमने देखा, हमारी माताएं जो है लीपती थी, साड़ भी लीपती थी, दीवार भी लीपती थी, चूल्हे आरे भी लीपते थे, और वो उसके बाद वहाँ पे खाना बनाती थी। तो खाना इसीलिए वहाँ पे बनता था कि वहाँ पे जो हानिकारक जीवाणु है वो ना के बराबर जाएं। तो इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, इसके अंदर अमोनिया भी है, तो हल्की हल्की फ्यूम्स छोड़ती रहती हैं जिससे दूसरे जीव इसके पास ना आए। ये तो है गोबर। दूसरा ये है तालाब की मिट्टी। अरे गांव के तालाब इतने साफ सुथरे होते थे कि वहाँ पे जब गांव का भंडारा होता था तो उसी तालाब से पानी लिया जाता था खीर बनाने के लिए। लेकिन पिछले 30-40 साल के अंदर तालाबों की दुर्गति हो चुकी, गोवंश की दुर्गति हो चुकी, बैल किसी के घर में है नहीं, गाय भी दर दर वो हो रही है। तो एक किस प्रकार से हमारे जो संसाधन हैं, गोबर हमारा संसाधन है, और गोबर एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिदिन निकलती है। किसान के गेहूँ होगा अप्रैल में, धान होगा अक्टूबर में, और फसलें होंगी अलग अलग टाइम पे, लेकिन गोबर प्रतिदिन, सर्दी गर्मी बरसात वो तो होगा ही होगा। तो गोबर का समुचित उपयोग कैसे करें? सर्वाधिक उपयुक्त समय क्या है गोबर और मिट्टी से ईंट बनाने का? सबसे अच्छा जो है समय जो है, सिर्फ चमासे को छोड़ दो। बारिश जो है, बारिश के अंदर क्या होता है कि ये डीके जल्दी होना शुरू हो जाता है, इसके अंदर जीव पैदा हो जाते हैं। बाकी 8 से 9 महीने जो है वो आप बना सकते हो, सारे उपयुक्त हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये मेथड है सभी तरह की ईंटों के लिए यही मेथड है, या फार्मूला कुछ कुछ बदलता भी रहता है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? बेस यही है, बेस जो है गोबर और मिट्टी है, लेकिन अलग अलग क्लाइमेट जोन्स जो होते हैं उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस होती हैं।
अपने अगर साउथ इंडिया में जाएंगे या मिजोरम साइड में जाएंगे तो वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे हम बैठे हैं राजस्थान में, यहाँ पे बारिश नहीं होती। जहाँ पे और हरियाणा है या दूसरा है, वहाँ पे मिक्स टाइप का क्लाइमेट है। जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है कश्मीर में, हिमाचल में, वहाँ पे अलग टाइप की वो होनी चाहिए। बेस यही है, लेकिन अलग अलग क्लाइमेट जोन्स के हिसाब से हम इसके अंदर अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाते हैं और इसकी अलग अलग ईंटें बनाते हैं। ये ईंटों के लिए है। मोर्टार के लिए थोड़ा सा अलग फार्मूला हो जाता है। प्लास्टरिंग के लिए हल्का सा उसके अंदर चेंज हो जाता है। मड फ्लोरिंग के लिए जो फर्श हम बनाते हैं साल, उसके लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन वो चीज़ वहीं की लोकल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, बाहर से नहीं लेके आना। अपने गांव या अपने आसपास अपने शहर है वो वहीं से लेके आना है। और वो किसान के घर में मिलने वाली चीज़ें हैं, किसान के खेत से, गांव के तालाब से निकलने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल। अभी तक हमने जीरो बजट खेती की चर्चाएं सुनी हैं, लेकिन ये जीरो बजट घर की बात भी यहाँ पर हो रही है। और कार्बन उत्सर्जन के मामले में ये कहा जा रहा है कि कार्बन उत्सर्जन तो दूर की बात है, बल्कि कार्बन उत्सर्जन को हम माइनस में भी ले जाते हैं। कैसे? और इसकी जो फॉर्मेशन है, इस सब को आपस में गूंथा जाता है एक मशीन के अंदर, और उसके बाद इससे ईंटें तैयार होती हैं जो हम आपको दिखाएंगे। आप देखी हैं आपने। और इसके बाद इससे जो मकान तैयार होता है उसकी लाइफ क्या है, कैसा वो उसकी मजबूती है, ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। डॉक्टर शिवदर्शन मलिक आगे बताते हैं कि भवन निर्माण करने के लिए तैयार की गई इस तकनीक से जीरो नहीं बल्कि माइनस कार्बन का उत्सर्जन होता है। गोक्रीट अपने आप में एक संपूर्ण मकान बनाने की विधि है। कृति से क्रीट बना है, गोबर से गो बना है। तो गोबर से हम क्या क्या बना सकते हैं, पूरा का पूरा मकान कैसे बना सकते हैं, ईंटें कैसे बना सकते हैं, ईंटों का जो मोर्टार है जिससे हम उसको जुड़ाई करेंगे वो कैसे कर सकते हैं, प्लास्टर कैसे कर सकते हैं, उसका मड फ्लोर कैसे बना सकते हैं, छत के अंदर उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम गोक्रीट है। इस काम का उद्देश्य ही यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या कार्बन उत्सर्जन है वो बंद हो, जो गांव के अंदर जो रोज़गार है और गांव के अंदर जो पलायन हो रहा है और गांव के अंदर जो पैसा बाहर जा रहा है उसको रोका जाए और जो प्रकृति है उसकी रक्षा की जाए, गोवंश का संरक्षण किया जाए। जैसे आप एक छोटे से छोटा कमरा ले लें, 10 बाई 10 का कमरा ले लें, तो 10 बाई 10 का जो कमरा हम बनाते हैं उसके अंदर नीम समेत जब हम ईंट लगाते हैं तो लगभग 6000 के आसपास ईंट जो है हमारी लगती हैं, पक्की ईंट भट्ठे वाली जिसको हम बोलते हैं। तो 6000 ईंट बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं से 18000 किलो मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, दोमट मिट्टी वो लेनी पड़ेगी। रेत से नहीं बनेगी, पत्थर से नहीं बनेगी, उसकी खुदाई करनी पड़ेगी। वो खोद के जेसीबी से या किसी अन्य तरीके से फिर किसी साधन के अंदर डाल के हमें एक पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा जिसको हम ईंट भट्ठा बोलते हैं। और फिर उस 18,000 किलो को हमें पकाना पड़ेगा 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईंट के माध्यम से। जब वो 18,000 किलो मिट्टी हम पकाएंगे तो लगभग 6 से 7,000 किलो कार्बन लगेगा। उसके अंदर वो कोयला भी हो सकता है, वो गैस फायर्ड अगर है तो गैस हो सकती है, वो अगर लकड़ी से चलने वाला है तो वो लकड़ी हो सकती है। तो वो सारा का सारा वो कार्बन एमिशन उसके अंदर होगा ही होगा। मैं सिर्फ कार्बन की बात कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर जो है आप लगाओगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद वो जो कमरा बनेगा उसके लिए जो है कम से कम 20 कट्टे जो है सीमेंट के लगेंगे, और 20 कट्टों का मतलब 1250 किलो सीमेंट। 1250 किलो सीमेंट के लिए भी यही प्रक्रिया होगी। कहीं से हमें जिप्सम खोदना पड़ेगा, कहीं से हमें लाइम खोदना पड़ेगा, कहीं से हमें सिलिका के लिए, क्वार्ट्स के लिए, मैग्नीशियम वगैरह जो भी इसके अंदर एल्यूमिना वगैरह डलता है वो सारा खोदना पड़ेगा। वो सारा खोद के फिर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा हमें वो एक पॉइंट पे ले जाना पड़ेगा जिसको हम सीमेंट फैक्ट्री कहते हैं। ये प्रदूषण फैलाते हुए जो ट्रक हैं या ट्रांसपोर्टेशन है वो वहाँ तक जाएगा। उसके बाद 1550 डिग्री पे उस पॉइंट पे उसको हमें गर्म करना पड़ेगा। तो 1550-1600 डिग्री पे हम गर्म करेंगे तो आसपास का जो पोल्यूशन है, आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सारा डीके और डिकम्पोज होगा, और करीब जो है 1250 किलो कार्बन भी मिशन होगा। उसके बाद वो पॉइंट वहाँ पे सीमेंट बनेगी। तीसरे की बात करूँ तो तीसरा इसके अंदर मुख्य चीज़ लगती है लोहा। और लोहे के लिए भी हम धरती के अंदर कहीं ना कहीं आयरन और जो है उसको ढूंढेंगे, कहाँ पे बॉक्साइट है, कहाँ पे क्या है, और वो एक जगह मिलेगा।
वहाँ से उसको निकालेंगे, फिर उसको निकाल के फिर ट्रेन से या ट्रांसपोर्ट से वो एक जगह पे डालेंगे, उसको वहाँ पे ले जाके स्मेल्टिंग करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर उसके बाद हमें TMT सरिया मिलेगा। जो सरिया है उसके बनने के अंदर भी कितना प्रदूषण होता है, कितना खनन होता है, और उसके बाद जो है 1500 के आसपास वो गर्म होता है, तो कार्बन जो है उसके अंदर कितना लगता है, कोयला उसके अंदर कितना लगता है। तो मोटे मोटे ये 3 चीज़ हैं, और इन तीनों को ही सिर्फ एक कमरा बनाने के लिए हम जो है लगभग 20,000 किलो कार्बन एमिशन कर देंगे, एक कमरा। उसके बाद वो कमरा बनेगा, वो गर्मियों में गर्म होगा और सर्दियों में ठंडा होगा, क्योंकि जो सीमेंट कंक्रीट है वो ना गर्मी रोकता ना सर्दी रोकता। तो उसको कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए फिर हमें बिजली चाहिएगी। दरअसल सूखने के बाद एक ईंट में 700 ग्राम कार्बन को सोखने की क्षमता होती है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कार्बन अपनी प्राकृतिक अवस्था में है तो वो प्रदूषण करने के बजाय प्रदूषण को अवशोषित करने का काम करता है, उसे शुद्ध करने का काम। भले ही वो जल का प्रदूषण हो या फिर वायु का। और ईंटों से बनने वाला मकान भी पूरी तरह से शुद्ध और मजबूत होता है। ये वो मकान है, वो हॉल है जिसकी लंबाई चौड़ाई 25 बाई 50 है। ये डॉक्टर शिव दर्शन सिंह मलिक ने इसे तैयार किया है और ये तैयार होने की कगार पर है। छत डालना इस पर बाकी है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे उनसे, क्या ये उतना ही मजबूत है जितना भट्टे में पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना हुआ मकान मजबूत होता है? क्या इसके ऊपर डबल स्टोरी बनाई जा सकती है? क्या स्थिति है डॉक्टर साहब? ये जो मजबूती शब्द है ना, ये सीमेंट का USP है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। हमारे जितने भी पुराने मकान आप देखोगे, गाँव के अंदर आप देखोगे 200, 300 साल पुराने मकान आज भी हैं, और वो मिट्टी के बने हुए हैं। वो जो सीमेंट है उसकी लाइफ, जो इंजीनियर्स हैं, सीमेंट कंपनी जो हैं, वो 100 साल बताती हैं। बिल्कुल। इनकी लाइफ सीमेंट से ज़्यादा होती है। दूसरा, इसकी मजबूती जो है इन ईंटों की वो 3 से 4 MPa के बीच में होती है, यानी कि जो फ्लाई एश ब्रिक्स हैं उसके बराबर होती है। और मजबूत और बनाने के लिए हम इसके अंदर और रसायन भी डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसको ज़्यादा मजबूत नहीं बनाना है। ये ऐसा हो जिसके अंदर सर्दी और गर्मी ना लगे, जिसके अंदर जीवाणु ना घुसे, जिसके अंदर हवा शुद्ध रहे, जिससे प्रकृति बचे। उसके अंदर क्या डबल स्टोरी बनाया जा सकता है? इसके ऊपर जो डबल स्टोरी ज़्यादा जो है बहुमंजिला जो मकान है, 15 मंजिला, 20 मंजिला, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। आप जो है, आज के दिन गूगल का ज़माना है, आज के दिन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप एक शहर का नाम सर्च करेंगे जिसका नाम है शिवम, जैसे मेरा नाम शिव दर्शन है, उस शहर का नाम है शिवम, SHIBAM। वो जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसके अंदर 7 से 11 मंजिल के मिट्टी के मकान हैं। और वो आज नहीं बना, वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में बना था, आज तक वो यूं का यूं खड़ा है। तो मिट्टी जो है उसकी जो लाइफ है वो विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। सारी चीज़ जो है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आना चाहती हैं। सीमेंट अपने आप में हाई एनर्जी के अंदर है, लोहा अपने आप में हाई एनर्जी के अंदर है। लोहा का क्या होता है, वो आयरन ऑक्साइड बनाना पसंद करता है, जंग लग जाता है तो वो उसमें कन्वर्ट होना पसंद करता है। तो ये जो है पहले ही लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, तो इनकी ज़िंदगी जो है, इनकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। जो सबसे पुराने कोब हाउसेज जो हैं वो 10-10 हज़ार साल पुराने हैं, अब तक हैं धरती पे। जैसे राखी गढ़ी की मैं बात करूं, हिसार के अंदर है, जहाँ पे अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जहाँ पे खुदाई की, तो वहाँ पे 10 से 15 हज़ार साल पुराने मिट्टी में दबे हुए मकान दिखे। मिट्टी निकाल ली, मकान यूं का यूं निकला, यानी कि धरती के अंदर भी वो सुरक्षित रहे हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य ये भी है कि हर वस्तु अपने हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की ओर जाती है। जैसे लोहा जंग लगकर मिट्टी में तब्दील होता है, बाकी चीजों के साथ भी वैसा ही है। लेकिन मिट्टी एनर्जी का बेसिक स्तर है, इसलिए उसमें इससे नीचे आने का भाव कभी पैदा नहीं होता। इसलिए मिट्टी के मकान कभी नष्ट नहीं होते। उनकी लिपाई पुताई देखरेख के साथ ही वो पूरी तरह से नए हो जाते हैं। दरअसल यही है मिट्टी की माया। जो गांव की संरचना थी या कोई शहर की संरचना थी, वो इस प्रकार होती थी कि गांव और शहर थोड़ा सा ऊंचा होता था, उसके पास में वाटर बॉडी होती थी, तालाब होती थी। तो जैसे ही जितना भी मिट्टी थी, उसका जो फाइनेस्ट पार्ट था वो मिट्टी के साथ बह बह के तालाब की तली के अंदर जो है वो इकट्ठा होता था। उसके अंदर गायें भैंस वगैरह जाके वो गोबर भी कर लेती थी। तो वो जो गोबर था
नेचुरल, वो मिट्टी के अंदर मिलके वो काली मिट्टी बन जाती थी। वो मिट्टी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट होती है। कुछ तालाब ऐसे होते थे जिनके अंदर गाय भैंसों को या आदमियों को नहाने की इजाज़त नहीं होती थी, वो उनका पानी खाना बनाने के लिए काम आता था। तो जो चिकनी मिट्टी है वो सबसे अच्छी मिट्टी इसके अंदर होती है। जैसे ये मिट्टी आप देख रहे हो, ये जीवित घर हैं। सीमेंट वाले वो घर जो हैं वो मृत घर हैं, उनके अंदर मृत पदार्थ लगता है, इसके अंदर जीवित पदार्थ लगता है, इसके अंदर बैक्टीरियाज रहते हैं और अनेक प्रकार के जीव भी इसके अंदर रहते हैं। मिट्टी के अंदर कैलोनाइट होता है और जो गोबर है, गोबर के अंदर एमिन्स होते हैं। तो एमिन्स और कैलोनाइट मिला के कैलोनाइट एमाइड्स बना लेते हैं और जो कैलोनाइट एमाइड है वो स्टेबल हो जाता है, वो पानी में गलता नहीं है और आग में जलता नहीं है। इसलिए ये जो मकान आप देख रहे हैं ये जो है ये पानी में तो गलेगा नहीं और आग में जलेगा नहीं। 100 किलो गोबर, 50 किलो मिट्टी और 6 किलो चूना, इसे पैरों के जरिए अच्छे से गूंथकर या फिर मिक्सर में मिक्स करें। बस मकान बनाने के लिए एक ऐसा पेस्ट तैयार हो जाता है जिसकी उम्र भट्टे में पकी हुई ईंट से भी ज्यादा होती है। इसमें गोबर की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। डॉक्टर मलिक ने हमें बताया कि उनका एक बैल जितना गोबर देता है उससे 1 साल में 3 बेडरूम की ईंटें तैयार हो जाती हैं। अगर आपके पास 6 गाय हैं तो हर 2 महीने में 3 बेडरूम बना सकते हैं। इस इनोवेशन ने गायों के महत्व और उनकी इकोनॉमी को बढ़ा दिया है। यही वजह है कि डॉक्टर मलिक अपनी गायों का गुणगान करते हुए कभी नहीं थकते। एक बैल जो है वो प्रतिदिन 25 से 30 किलो ताज़ा गोबर देता है। 2 किलो ताज़ा गोबर 1 ईंट बनाने में लगता है। तो 30 किलो जो गोबर है वो हमें 15 ईंट प्रतिदिन दे देगा। तो महीने के अंदर लगभग हमें जो है 450 ईंट मिल जाएंगी। साल के अंदर लगभग हमें 4800 ईंट मिल जाएंगी। 4800 ईंट का मतलब क्या है? एक 10 बाई 10 का कमरा या 10 बाई 12 का कमरा आए साल। मान लो मेरे पास एक बैल है, मुझे 4 साल के बाद मकान चाहिए, मैं आज ईंट बनाना शुरू करूंगा और 3 रूम सेट मेरे को बनाना है। तो 3 रूम सेट के अंदर जिसके अंदर किचन भी होगी, जिसके अंदर वाशरूम भी होगा, सारा मिला के तो 4 साल के गोबर से एक बैल आपको इको फ्रेंडली मकान दे देगा। और आज मकान बनाना सबसे ज़्यादा महंगा काम है, एक मकान बनाना। और मकान बनाने में जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजप्शन होता है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, आपके कार ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है या आपकी इंडस्ट्री ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है, वो जो पेड़ पौधे ले रहे हैं, चारा ले रहे हैं, वो चारा ये खाएगा। उस चारे से ये कार्बन अपने अंदर लेगा, अपना जीवन अपना चलाएगा, गोबर देगा, गोबर से आप अपना घर बना सकते हैं। अपनी लाइफ में ये ऐसे 3 रूम सेट कितने दे सकता है? बैल की जो एवरेज लाइफ है वो 20 से 25 साल बताई गई है। तो हम जो है ऑन एन एवरेज मानते हैं कि 20 साल ये जिएगा। तो 20 साल के अंदर ये 20 आपके कमरे 10 बाई 10 के बनवा देगा। क्या बात है। मकान बनाने में उम्र बीत जाती है, परंतु अगर इस बैल की इकोनॉमिक्स को समझने की यहाँ पर आपने कोशिश की हो तो एक बैल एक कमरा मतलब 3 साल में अकेला एक बैल या एक गाय आपका 3 रूम सेट बनवा सकती है। अगर आपके पास 3 पशु हैं तो ये 1 साल में हो सकता है। अगर आपके पास 6 गोधन है तो आपके पास 6 महीने में आप अपना घर बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये संख्या ज़्यादा है तो आप इसको कमर्शियल लेवल पर भी ले जा सकते हैं और आप इसकी कीमत को भी तय कर सकते हैं। जो काउनॉमी है उसे अगर समझना है तो आपको एक बार बीकानेर की सैर करनी पड़ेगी और शोभापुर में देखना पड़ेगा कि गोक्रीट कैसे काम करता है। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि गोक्रीट यानी गाय से बनने वाली ईंट ही नहीं बल्कि उस मकान पर प्लास्टर भी वैदिक प्लास्टर होना चाहिए। वो कैसे बनता है, उसकी इकोनॉमिक्स क्या है और वो आपके मकान के लिए कैसे लाभदायक है, देखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
एक जमाना था जब लोग मिट्टी के तालाब और भूसे का पेस्ट बनाकर अपना घर बनाते थे। फिर बरसात आने के बाद कुछ मिट्टी घुलकर वापस तालाब में चली जाती थी। बरसात गुजर जाने के बाद लोग फिर से मिट्टी को लाकर दिवाली से पहले तक अपने मकानों की लिपाई पुताई कर लेते थे। इससे हमारे तालाबों की गहराई भी बनी रहती थी और मकानों की रौनक भी। लेकिन मिट्टी का बहना और कई बार भीगकर उनके गिरने का खतरा होता था, जिसे डॉक्टर मलिक ने अपने इनोवेशन से समाप्त कर दिया। अब इन ईंटों से बने हुए मकान पर आप चाहें तो वैदिक प्लास्टर कर उन्हें फुल, फाइन एंड फाइनल टच दे सकते हैं। स्मार्ट खेती में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि गाय के गोबर से, मिट्टी से और कुछ तत्वों को मिलाकर ईंटें कैसे बनाई जाती हैं, उससे मकान कैसे बनाया जाता है। लेकिन उस मकान की खूबसूरती और मजबूती को बढ़ाने के लिए वैदिक प्लास्टर कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। %95 जिप्सम और 5% सूखे और छने हुए गोबर का पाउडर, दोनों को इस मिक्सर में मिलाकर वैदिक प्लास्टर तैयार किया जाता है। ये मकानों को ठंडा रखता है और कभी सीलन नहीं आने देता। ये कैसे तैयार होता है आप खुद ही देख लीजिए। दरअसल डॉक्टर मलिक वैदिक प्लास्टर बनाकर इसके गुणों की समझ रखने वाले लोगों को पूरे देश में भेजते हैं। वैदिक प्लास्टर है, ये हमने उन मकानों के लिए बनाया है जिसमें सीमेंट लग चुकी है। ठीक है। गोक्रीट के ऊपर जो प्लास्टर होता है वो गोबर का ही प्लास्टर होता है जो घर पे बनाया जा सकता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है और ये इंडस्ट्री में बनता है। इसके अंदर जो है उन घरों के लिए जिसमें सीमेंट से चुनाई तो होगी, लेकिन लिपाई के लिए, थर्मल इंसुलेशन के लिए हम क्या करें, सर्दी गर्मी हमारे घरों में ना आए, हवा शुद्ध कैसे हो, उसके लिए हम क्या करें, उसका ये सोल्यूशन है। इसका जो मेन जो है वो इसके अंदर 70% जिप्सम है। ठीक। जिप्सम के अंदर जो नेचुरल इसके अंदर आ जाती है अपनी क्ले और अपना सैंड जो है, रेत, वो भी है। और बाई वॉल्यूम इसके अंदर जो है 20% गाय का पिसा हुआ गोबर है और इसके अंदर थोड़ा सा ग्वारगम भी है और थोड़ा सा इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी है। जो ग्वारगम है वो इसका चिकनापन बढ़ाता है और जो सिट्रिक एसिड है वो इसके अंदर मोल्ड जो है ना, काई कोई ना लगने दे, इसके लिए इसकी पीएच को चेंज कर देता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो आप अपने मॉडर्न घरों के अंदर, जो बना हुआ घर है उसके अंदर जो है सीमेंट प्लास्टर को हटा के ये कर लेंगे तो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा, हवा की शुद्धता का काम करेगा, आपका बिजली का बिल कम आएगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। डॉक्टर मलिक कहते हैं कि गोबर की ईंटों पर इस प्लास्टर को तो कर ही सकते हैं, इसके बजाय मिट्टी गोबर से बने प्लास्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। को बनाने का उद्देश्य यही था कि जो पुराने हमने घर देखे बचपन में, जिनके अंदर हम रहे, उनके अंदर हवा भी शुद्ध रहती थी, तापमान भी नियंत्रित रहता था। तो हवा शुद्ध क्यों रहती थी और तापमान नियंत्रित क्यों रहता था? उसका जो कारण था वो गाय का गोबर जो था वो, और जो मिट्टी थी वही थी। अब मिट्टी की ग्रेडिंग करना वो जो है काफ़ी मुश्किल है, हर जगह एक टाइप की मिट्टी नहीं मिलती। तो जिप्सम जो है लगभग एक जैसा ही आता है इंडस्ट्री से, तो हम इसमें जिप्सम लेते हैं और उसके अंदर ये चीज़ें मिला देते हैं। तो इसका नाम हमने वैदिक प्लास्टर दिया। आपके घर में गोबर तो लगाओ, आपको दिखाई ना दे, आपका घर दिखने में सुंदर भी हो, आपके घर के अंदर ग्लो और जो है वो भी उसके अंदर रहे। तो ये उसी की तरफ है कि मेरा घर पुरातन तत्वों से तो बना हुआ हो लेकिन दिखने में अत्याधुनिक वो दिखे। तो ये जो है हमारे जो अब तक कम से कम 20,000 घरों के अंदर पूरे भारत में लग चुका है। इस दीवार पर वैदिक प्लास्टर किया गया था। डॉक्टर मलिक ने इस पर कई बार पानी डाला, लेकिन दीवार पर पानी डालते ही ये गोबर और प्लास्टर उसे सोख लेता है, जो उसके ब्रीदेबल होने का प्रमाण है। ये जो दीवारें हैं ये एटमॉस्फेयर की जो एयर है, एनवायरनमेंट की जो हवा है और जो नमी है उसके साथ ये रिएक्शन करती है। जैसे ही नमी ज्यादा हुई इन दीवारों ने सोख लिया,
जैसे ही नई नमी कम हुई और इन दीवारों ने उसको छोड़ दिया। डॉक्टर मलिक कहते हैं, अगर आपके पास गोबर और जिप्सम उपलब्ध हैं, तो फिर सीमेंट फैक्ट्री में बने सीमेंट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। पक्के घर, पकी हुई ईंटें, सीमेंट और केमिकल पेंट, इन सब से जो डॉक्टर शिवदर्शन मलिक का कहना है कि इन सब से एक मृत घर यानी एक डेड होम तैयार होता है, जिसमें रहने वाले लोगों को भी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां तक भी हो सकती हैं। जबकि इसके उलट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर के जो घर तैयार होता है, उसमें रहने वाले लोग जो हैं वो अपने आप वहाँ पर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, चूँकि वो जनरेट होते हैं, इसलिए उनमें रहने वाले लोग वो खुश होते हैं, शांत होते हैं। बात रही कार्बन उत्सर्जन की, तो एक ईंट अपने अंदर 700 ग्राम कार्बन को समा कर रखती है, समेट कर रखती है। जब वो 50 साल तक रहेगी या उससे भी देर तक रहेगी, और जब वहाँ से रिलीज होगी तो आपके खेत की खाद बन जाएगी। और इसी तरह से ये सांस लेने वाली दीवारें, ये सीमेंट या ये पेंट जो हैं, ये बना करके उसे तैयार करते हैं। और ये पहल, ये मुहिम अगर आगे बढ़ती है तो कार्बन उत्सर्जन जैसी बड़ी वैश्विक समस्या से तो निजात पाया ही जा सकता है, साथ ही साथ भारत अपनी जड़ों की तरफ भी लौट सकता है और दुनिया का मार्गदर्शन भी कर सकता है। अगर कोई ऐसा इनोवेशन आपने भी किया है, आप भी अगर अपने यहाँ पर कुछ खास कर रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके घर तक, आपके खेत तक, और दुनिया को दिखाएंगे आपका इनोवेशन, आपकी स्मार्ट खेती।